सबसे पहले तो मैं चित्र भारती को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये तीसरा वर्ष उन्होंने ये आयोजन किया है और ये आसान कार्य नहीं है, मुझे मालूम है। विशेष रूप से क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स का यहाँ पर बात हुई है। मैं कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में था और एक सेमिनार में वहाँ मैं भाग ले रहा था। वहाँ पर अटेंशन स्पैन की काफ़ी चर्चा हुई। अटेंशन स्पैन ऑफ today's generation has come down to 8 seconds, which is 1 second less than the goldfish. तो गोल्डफिश को हम कहते थे सबसे कम अटेंशन स्पैन गोल्डफिश का होता है, उसे पता ही नहीं होता। हम ये सुनते थे कि भाई ये कैसे छोटे से बक्से में आप मछलियों को रखते हैं, तो एक तरह का अन्याय। मैं अक्सर ये सवाल करता था और मुझसे ये कहा जाता था कि 9 सेकंड के बाद उसे पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है, तो वो दूसरी जगह होती है उसके लिए, क्योंकि 9 सेकंड के बाद उसकी अटेंशन नहीं है कि वो कहाँ है और वो इसे लगता है कि सागर में ही है। ऐसे समय में एक और चीज़ हुई है, मंचों का लोकतांत्रिकरण हुआ है। हम देखते थे कि मंचों पर एकाधिकार था। कुछ लोग, चाहे वो आप किसी तरह का भी मंच बोलें, वो मीडिया को आप मंच बोलें, फिल्मों को मंच बोलें, सब डेमोक्रेटिक लगता था, लेकिन इतना नहीं डेमोक्रेटिक था। और इसमें परिवर्तन जो हैं राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, और तकनीक की वजह से बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। आज हर किसी के पास मंच है, हर कोई अपनी बात कह सकता है। इससे क्या हुआ है कि सुभाष जी एग्री करेंगे इस चीज से कि जिसे आप अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, उससे पहले वो अपनी कहानी आपको सुनाना चाहता है। अब कहानी कहने वालों की संख्या बढ़ गई है। हम कवि लोगों में ये अक्सर हम ये चर्चा करते थे कि आज लेखक ही पाठक है, तो जिसे आप अपनी कविता की पुस्तक दे रहे हैं वो रिटर्न में आपको अपनी पुस्तक देता है कि भाई आप मेरी पढ़ लीजिएगा, मैं आपकी पढ़ लूँगा। आज ये जो हर एक के पास मंच है और हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, ऐसे समय में एक और चीज़ है, इतना केओस ये पैदा करता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को प्रश्रय मिल जाता है। नकारात्मकता को प्रश्रय क्यों मिलता है? क्योंकि जब इतनी आवाज़ें होती हैं, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आप नकारात्मकता को जल्दी चुनते हैं, क्योंकि नकारात्मकता की करेंसी बहुत फास्ट है। आप देखें, कोई भी नकारात्मक न्यूज़ होती है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। पॉजिटिव बात कहना बहुत बड़ी चुनौती है। भरत मुनि की आप चर्चा करते हैं, नाट्य शास्त्र की, उसमें रस उत्पत्ति की आप चर्चा करते हैं। और कई बार हमसे पूछा जाता था कि भैया आपके यहाँ एक ही कहानी को, एक ही प्लॉट को कई बार कहा जाता है। खासकर विदेशों में मैं ये चर्चा अक्सर सुनता था, और मैं ये कहता था कि हमारी कहानियाँ इज़ नॉट अबाउट व्हाट, इट इज़ अबाउट हाउ। तो जो फिल्म देखने के लिए एक व्यक्ति जो लेट पहुंचा है, वो बगल वाले व्यक्ति से ये नहीं पूछता था कि कहानी कहाँ तक पहुंची है, वो तो वो समझ लेगा। वो ये पूछता था पहला गाना निकल गया क्या, क्योंकि एक रस उत्पत्ति के लिए वो जाते थे, वहाँ बैठकर उसमें डूबने के लिए वो जाते थे। और वो रस उत्पत्ति भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज, क्योंकि ऐसे माहौल में नेगेटिविटी बढ़ जाती है और पॉजिटिव मैसेज को देना बहुत चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि वो लोगों को बोरिंग लगता है। आप अच्छी बात करें तो बोरिंग लगती है, उपदेशात्मक लगती है। तो कैसे फिल्मों के सामने ये चुनौती रहेगी कि कैसे पॉजिटिव मैसेजेस दिए जाएं और पॉजिटिव बात कैसे की जाए।
व्यक्ति निर्माण की आप चर्चा कर रहे थे, समाज निर्माण की आप चर्चा कर रहे थे, सुनने में अच्छी लगती है, पर जब आप करने लगते हैं तो बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह से उसे सहज और ग्राह्य बनाया जाए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति को किसी बैसाखी की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पक्ष उसका आध्यात्मिक पक्ष है। और होता क्या है कि जिसको वो स्वाद मिल जाता है वो उसमें डूब जाता है, तो उसके अंदर प्रवृत्ति की कमी आ जाती है कि मैं इसको जाकर अब हल्ला और ढिढोरा नहीं, मैं फैलाने वाला नहीं हूं, मैं इसका प्रचार करने वाला नहीं हूं, मैं तो डूब गया हूं उसमें, अब बचा ही क्या, अब तो मैं एक रस हो गया उसके साथ, तो अब बताने को क्या रहा। जैसे गूंगे को मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अब उसको उसका स्वाद मिल रहा है। तो चुनौती ये है कि ये प्रवृत्ति कैसे लाई जाए उस व्यक्ति में जिसकी संस्कृति इतनी अपने आप में उसे समाहित करने वाली संस्कृति है कि उस संस्कृति का जब स्वाद भी मिल जाता है उसके बाद वो उसी से तृप्त हो जाता है। इस तृप्ति को मुखरित कैसे किया जाए, इस तृप्ति को लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, इस व्यक्ति को कैसे बताया जाए कि अब जाकर और लोगों को बताओ, क्योंकि उसके पास तो ये प्रयोजन ही नहीं। तो ये चैलेंज शायद सिर्फ भारतीय संस्कृति के सामने होगा। इट इज सो सेटिस्फाइंग, इट इज सो ऑल परवेसिव दैट देयर इज नो नीड लेफ्ट फॉर मी टू टेल इट टू एनीवन। अब तो पहुंच गया, अब तो उठ गया मैं इन सब से। सो ऐसी स्थिति में ऐसी भावना को ऐसी आवश्यक होगा कि कहीं ना कहीं प्रेरणा की आवश्यकता हो। ऐसे आयोजनों की आवश्यकता इसलिए है कि ज़रूरत है, आवश्यकता है कि आप ये एक जिम्मेदारी की तरह करें। अगर आपको नहीं लगता कि आपके संस्कृति का ये हिस्सा है कि मैं उसको फैलाऊं, प्रचार और प्रसार संस्कृति का करना अगर मेरी संस्कृति का मूल रूप नहीं है, पर फिर भी आज शायद आवश्यकता है कि थोड़ा आगे बढ़कर स्वयं से निकलकर मैं लोगों तक पहुंचूं। और इसके लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता पड़ती है। ये आप कभी वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं सुनेंगे कि भाई संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए कुछ किया जाए। वो तो स्वतः स्फूर्त है वहां पर। बताना, इससे पहले कि मैं समझूं, मैं बताना चाहता हूं। हम सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, पर हम कभी इसकी मूल रूप से चर्चा नहीं करते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक्चुअली फायदा किसको होता है। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन देना होगा। मैं कई बार चैनल्स में जाता हूं और मैं देखता हूं कि देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेक्सिकन ऑफ डिबेट, वाक चातुर्य और विवादों में उलझने की परंपरा और विवाद को जीतने की परंपरा। हमारे यहाँ चर्चाएं होती हैं, शास्त्रार्थ होते हैं, लेकिन दंगल नहीं होते थे हमारे यहाँ। वैचारिक दंगलों का ये जो आप टेलीविजन चैनल्स पे देखते हैं कि विचारों के दंगल, इसकी आदत भारत को नहीं है। चर्चाओं की आदत है, हमें सुनने की और समझने की कोशिश है। हम उपनिषद की बात करते हैं, समीप बैठकर चर्चा की बात करते हैं, उसकी हमें समझ है। चलो इस विषय पर चर्चा की जाए, पर इस विषय पर चलो एक दूसरे को पछाड़ा जाए। ये परंपरा, डिबेटिंग सोसाइटीज, ऐसी परंपरा से हम पलते बढ़ते नहीं हैं। तो अब आप जब इस संस्कृति से के व्यक्ति को ले जाकर टेलीविजन पर बैठाते हैं और उसे डिबेट के लिए बैठाते हैं, तो वो कुछ देर तक ये समझने की कोशिश करता है कि मैं इसे क्यों आया हूं मैं यहां पर। और ऐसे में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप जिसे कहते हैं, जिसके पास उस तरह का एक्सप्रेशन ही नहीं है, उसे क्या उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा मिलता है? चलिए, एक तरफ तो ये सांस्कृतिक लोग हैं जो चर्चा की दूसरी आदत रखते हैं, दूसरी तरफ वो गांव का व्यक्ति है जिसे वो भाषा ही नहीं आती, वो व्यवहार ही नहीं आता। क्या उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा मिलता है? या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा उन्हीं को मिलता है who are privileged to have a certain kind of expression? क्या इससे सब उन
जब तक हम सबको समान स्वर नहीं देंगे, जब तक सबके स्वर मुखरित नहीं हो सकेंगे, तब तक उसका फायदा सबको मिल ही नहीं सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एक्सप्रेशन इज इक्वली शेयर्ड, एवरीबडी हैज एन आर्ट ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं एक आवश्यकता लगती है कि इसे उकेरा जाए, इसे थोड़ा इस शांत झील में एक पत्थर फेंका जाए और इसमें भावोद्वेलन हो। बहुत आवश्यकता है कि फिल्म मेकर्स, मैं मानता हूं कि पता नहीं कितने हद तक सुभाष जी अग्री करेंगे, पर मुझे लगता है कि हमारे देश में क्लब्स रहे हर चीज़ के, कि कोई अगर छोटे शहरों पर पिक्चर बना रहा है तो उसे देखिए, जो जिस कल्चर को प्यार नहीं करता, जब वो उस कल्चर को बाहरी रूप से देखता है तो उसकी अभिव्यक्ति अलग होती है, उसका दिल नहीं दुखता। उसे अगर वो एक बूढ़ी महिला को पेंट कर रहा है तो शायद उसे उसकी दरारें नहीं दिखती, उसके हाथ के कट्स नहीं दिखते, उसे वो एक फैंसी ड्रेस दिखता है। जब तक उस कल्चर से उत्पत्ति नहीं होगी उस आइडिया की, जब तक फिल्म मेकर्स छोटे छोटे गांवों, शहरों और भारत की आत्मा से नहीं आएंगे, तब तक भारत की फिल्मों में भारत की आत्मा परिलक्षित हो ही नहीं सकती। और इसलिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि, और आज जैसा कि कहा गया कि इतना मुश्किल नहीं रह गया फिल्म बनाना, लेकिन फिर भी जब मुझे लगता है कि हाँ, पीछे जाने की भी आवश्यकता है। मैंने पहले कहा कि भारत की संस्कृति को किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है और इस पर प्रहार होते रहे। मैंने कविता लिखी थी सर्प की, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हो, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, मैं व्यथित ना त्रस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। वक्ष पर हर घाव से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर घाव से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। है कहां उद्गम मेरा, है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है। दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में, है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। पी रहा हूं विश्व युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं। फिर सवाल आता है कि इतना आश्वस्त हूं, सब कुछ हूं, तो फिर लोगों तक पहुंचने के लिए एक्सप्रेशन की आवश्यकता क्या है। तो मैंने लिखा था कि दीपक हूं मैं लालायित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे यह आशा लेकर जीवित हूं। दीपक हूं मैं लालायित हूं, ज्योति रीति है मुझे निभानी, यह तम रेखा मुझे मिटानी, मुझे ध्वंस का अंश मिटाना, मुझे किरण पथ पर है जाना। ज्योति रीति है मुझे निभानी, यह तम रेखा मुझे मिटानी, मुझे ध्वंस का अंश मिटाना, मुझे किरण पथ पर है जाना। मैं आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, सूर्य पुत्र हूं मैं उजाल हूं, सूर्य पुत्र हूं मैं उजाल हूं, मैं उन्नत अंगार भाल हूं,
बिंदु बिंदु झरते जाना है, मुझे तिमिर पीते जाना है। बिंदु बिंदु झरते जाना है, मुझे तिमिर पीते जाना है। बस यह लक्ष्य लिए अर्पित हूं, दीपक हूं मैं, लालायित हूं, मुझे भस्म बनकर उड़ जाना है, अपना अस्तित्व मिटाना। मैं प्रकाश की सूक्ष्म टपक हूं, मैं प्रकाश की सूक्ष्म टपक हूं, जब तक उपयोगी तब तक हूं। इसी भाव से मैं हर्षित हूं, दीपक हूं मैं, लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं। सो ये हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस ये कि क्यों कहानियाँ कही जाए और क्यों उसे आगे ले जाया जाए। मैं एक और चीज़ महसूस करता हूँ कि जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारी ऐतिहासिक कहानियों की सुभाष जी बात कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार मैं फिल्म मेकर्स से मिलता हूँ, यंग लोग आते हैं, लेकिन आप कुछ भी माने, जो ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं, जो सांस्कृतिक रूप से थोड़ा, हम जब पीरियड ड्रामा में जाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं फंडिंग की आवश्यकता होती है। वो छोटी फिल्म नहीं है, आप माने या ना माने, उसका कैनवस बहुत बड़ा है। और ऐसी बड़े कैनवस की फिल्मों को भी हमें आगे ले जाने की आवश्यकता है। एक तरफ हम कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से कहे जा सकते हैं, पर दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो ग्रैंड्योर है हमारी संस्कृति का, उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इमेजेस रह जाती हैं। देखिए, आपने बार बार रिपीटेडली एक दारिद्र्य दिखाया है हमारे देश का, जो विश्व में सबसे ज्यादा बिकता है। शायद इट कंफर्ट्स पीपल दैट वाओ वी आर सो हैप्पी एंड दीज पीपल आर सो अनहैप्पी, थैंक्स टू द सिविलाइजेशन, कि कितने दुखी लोगों के बीच हम कितने सुखी हैं। तो कहीं हमारे देश की, जो मैं जब मणिकर्णिका फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था और गीत लिख रहा था, तो मुझे इस बात की चिंता थी कि ये जो पोर्ट्रेयल है रानी झांसी का, ये किसी भी रूप से कम नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो भी आप कहें, मस्तिष्क पर ये इमेजेस प्रभाव तो डालती है, कहीं तो रह जाती हैं आपके कि क्या मैं उतना कूल नहीं हूं, क्या मेरी जो संस्कृति इतनी भव्य नहीं थी। क्योंकि आज एक्चुअली रियलिटी तो किसी ने नहीं देखी, प्रोजेक्टेड रियलिटी को सब कंज्यूम करते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अगर अपनी कहानियाँ, अपना इतिहास बताएं तो उसको केयरफुली बताएं और उसमें कहीं कमी ना रह जाए। क्योंकि उसमें अगर एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भव्य ही होनी चाहिए, पर उसमें एक, जहाँ उसमें सांस्कृतिक गंभीरता होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, उसका प्रेजेंटेशंस भी, उसके प्रेजेंटेशन में भी एक ऐसी केयर की आवश्यकता है, एक ऐसे कि वो जिसे कूल कहते हैं या जो भी आप कहें, या भव्य कहते हैं या ग्रैंड कहते हैं, वो लगे। और इन सब के लिए जो भी लोग सामर्थ्य रखते हैं उन्हें आगे आने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट पे आपको यकीन है और विश्वास है, तो उससे जुड़ने की आवश्यकता है। किसी ना किसी रूप में आपने, अगर वेस्टर्न कल्चर में आपने छोटी चीज़ें देखी, एक बर्गर इतना कूल हो गया, कैसे हो गया? अब अगर बर्गर को अगर आप सामने रखेंगे एक बड़ा पाव के, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इमेज में बहुत डिफरेंस है। वो कहाँ से आया है? वो एक प्रोजेक्शन रहा है लगातार, और इसलिए उसको उस तरह से, इसीलिए जब आप संस्था की बात कर रहे थे कि एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को टेक्निक भी सिखाई जाए। क्योंकि प्रेजेंटेशन के ही वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट अ प्रेजेंटेशन ऑल्सो इम्प्रूव्स। इस सब के बाद मुझे लगता है कि मुझसे कहा गया था कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं आपको पढ़कर सुना दूं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो
हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में, पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में। चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में। अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद।